आज हम लोग शुरू करेंगे आज हम लोग शुरू करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4। क्या शुरू करेंगे? पार्ट 4। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या आज होगा? आज हमने पार्ट 4 शुरू करते हैं। इससे पहले हमने क्या कर रखे थे? इससे पहले हमने तीन चीजों को तीन पार्ट में पढ़ रखे थे। क्या क्या है? अब साइलेंट फीचर्स क्या क्या है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। साइलेंट फीचर्स क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? साइलेंट फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहला है कि ये क्या क्या गया है, ये सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? हमारे भारत का। दूसरा क्या है? क्या दूसरा है इसका ये ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया। मींस वर्ल्ड के जितने नॉन कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सारे जगह से इनके कुछ कुछ प्रोविजन को लिया गया। ठीक है। तीसरी क्या थी? तीसरी थी आपकी फेडरल सिस्टम, ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मींस कहने का मतलब है कि तीसरी क्या थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ज्यादा रिजिड है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा फ्लेक्सिबल है। मींस कहने का मतलब है ये दोनों का सिंथेसिस है। हमारा संविधान जो है ऐसा भी नहीं है कि हमें चेंज करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजीली चेंज हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। दोनों चीजें भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या है, ये दोनों का सिंथेसिस है। मीन्स एक तो क्या है, पहली बात तो ये है कि ये ज्यादा रिजिड भी नहीं है और ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, दोनों का मिश्रण है। ठीक है। तीसरी चीजें आपकी आती है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। मींस इसमें कुछ कुछ चीजें फेडरल सिस्टम का भी है और कुछ कुछ चीजें यूनिटरी सिस्टम का भी है। मींस टोटली ना तो ये फेडरल है ना तो ये यूनिटरी है। इसको इसलिए एक टर्म आया था हमारे बीच में, एक टर्म आया था क्वासी फेडरल। क्या आया था? एक क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब है स्यूडो फेडरल। मीन्स कंप्लीटली फेडरल नहीं है, ये स्यूडो फेडरल है। ठीक है। उसके बाद आया आपका कि पांचवा नंबर क्या है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें क्या हम लोग मेनली यूज करते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं हमारे भारत में? क्या यूज करते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग यूएस में? क्या करते हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमने पिछले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में इसको हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। मींस हमने क्या करा था? हमने पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी कहां से लिया था? पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी हमने लिया था ब्रिटेन से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ये प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रिटेन से। और जुडिशियल सुप्रीमेसी कहां से लिया था? जुडिशियल सुप्रीमेसी हमने लिया था आपका यूएसए से। क्यों यूएसए से लिया था? क्योंकि यूएसए का जो जुडिशरी है वो सबसे ज्यादा टफ है। मीन्स वहां का जुडिशरी सिस्टम सुप्रीम है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्या हमने पढ़ा था? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड का मतलब है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम सिंगल नहीं है। हमारा जुडिशरी सिस्टम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये है इंटीग्रेटेड। उसके बाद हमारा जुडिशरी जो है, हमारा जुडिशरी क्या है? हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। हमारा जुडिशरी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको कौन सेफगार्ड करता है? उसको सेफगार्ड करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। मीन्स वो क्या है? वो फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल इन नेचर है। मीन्स अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स कहीं पर भी कोई भी हर्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट आराम से जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने देखा था डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। ठीक है। ये क्या मेनली दिखा था? ये दिखा था वेलफेयर ऑफ द स्टेट। मीन सोसाइटी में क्या हो? सोसाइटी में हो आपका क्या चीज की इक्वालिटी हो। ठीक है। और क्या हो? फाइनेंशियली स्टेबल हो, सोशली स्टेबल हो। मीन सोसाइटी मेनली मेनली डीपीएसपी इसलिए फेवरेट टॉपिक है ये, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट चीजें हैं डीपीएसपी। ये क्या है? ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। इसको लेकर के हम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन जो भी स्टेट कानून बनाएगा, ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, जो भी कानून बनाएगा स्टेट, वो क्या होगा? वो चीजें क्या होनी चाहिए? उसमें डीपीएसपी को मान्यता देते हुए, डीपीएसपी का ध्यान रखते हुए हम कानून बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर के पास पावर है कानून बनाने का, वो कुछ भी कानून बना दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। डीपीएसपी की बात होगी। उसके बाद आगे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, बाद में इसको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट में। कब ऐड किया गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में इसको फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। और ये भी क्या है? ये भी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। ठीक है। एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, कब?
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, 2002 में जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें से एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है, आज का टॉपिक हमारा सेक्युलर स्टेट। मीन्स हमारा देश क्या है, हमारे देश में कोई भी धर्म रह करके अपना धर्म प्रचार कर सकता है, अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है। मीन्स चीजें, हमारा देश क्या है, हमारा देश सेक्युलर है, हर एक को अलाउ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी एक को अलाउ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश क्या कर रहा है, सबको अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो सेक्युलर स्टेट कैसे है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर द सेक्युलर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके पीछे कहां पर खड़ी होती है? वो खड़ी होती है सेक्युलर स्टेट को लेकर के, कि इंडिया क्या है, इंडिया सेक्युलर स्टेट है। हेंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पार्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। इसलिए इसलिए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को क्या करता है, अपहोल्ड नहीं करता। किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को अपहोल्ड नहीं करता कि हाँ यही रिलीजन क्या है, इंडियन इंडियन सिटीजन है। ऐसा कुछ चीजें नहीं है। ठीक है, द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील्स द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। कुछ कुछ प्रोविजन है जो कि ये बताता है कि हमारा देश क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर है। ठीक है, द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उस टाइम में सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया, कहां पर? प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? एक सेक्युलर वर्ड, द टर्म सेक्युलर जोड़ा गया। ठीक है, द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। प्रीएम्बल क्या सिक्योर करता है? प्रीएम्बल ये सिक्योर करता है कि जो भी सिटीजन्स है इंडिया में, वो क्या सके, वो अपने बिलीफ के ऊपर लिबर्टी रख सकते हैं। ठीक है, फेथ और वर्शिप, विश्वास और पूजा पाठ कर सकते हैं अपने बिलीफ के ऊपर। हमारा जो मानना है, हमें मानना है कि हमें हिंदू बनना है, हम हिंदू हैं। हमें मानना है, हमें मुस्लिम के तरह के बिलीफ को मानना है, हमें मुस्लिम के बिलीफ को मान सकते हैं। कोई इसमें रोक टोक नहीं है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वाला प्रोविजन क्या था? द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये ये आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है कि स्टेट कभी भी डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ। मीन्स हर एक लोग क्या है, कानून के सामने इक्वल है। दूसरा बात, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और क्या है कि हम जो लॉ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो हम इक्वली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग नियम है, मुस्लिम के लिए अलग नियम है, सिख के लिए अलग नियम है, क्रिश्चियन के लिए अलग नियम है, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स क्या है, सबके लिए क्या है, सबके लिए नियम एक है। ठीक है, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। स्टेट क्या करेगा? स्टेट कोई भी किसी को भी क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। किसके बेसिस पे? रिलीजियस के बेसिस पे। ये आर्टिकल नंबर कितना कहता है? आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? स्टेट क्या करेगा, स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स। रिलीजियस के बेसिस पे कभी भी क्या करेगा, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को अधिकार सेम दिया जाता है। मीन्स सभी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मुस्लिम को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हिंदू को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये किसी के लिए हम सीट रिजर्व नहीं कर रहे, हाँ यहाँ पर मुस्लिम आएंगे, यहाँ पर हिंदू आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल 16 कहता है। ये इसके बारे में डिटेल हम आगे जब आर्टिकल 16 पढ़ेंगे उस टाइम में और भी डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी क्या है, अभी हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि हम सेक्युलर कैसे है हमारा देश। कितना कितना आर्टिकल ये दिखाता है कि हाँ भाई हमारा देश क्या है, हमारा देश सेक्युलर है। ठीक है, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि सारे पर्सन इक्वली इंटाइटल है। सभी पर्सन क्या है, इक्वली इंटाइटल है। किसके लिए? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस। मीन्स अपना रिलीजन्स को फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं। अपना रिलीजन्स को क्या करते हैं, फ्रीली प्रोफेस करते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25 इसको, ये इन चीजों को अधिकार देता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन को
प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक है, every religious domination or any of its sections shall have the right to manage its religious affairs। मीन्स सभी रिलीजियस डोमिनेशन को, जो भी रिलीजियस के डोमिनेशन है उसको क्या है, वो क्या कर सकते हैं, उसके पास क्या है कि इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। उसके रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार है। वो अपना रिलीजियस अफेयर्स किस तरीके से मैनेज करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें हम कोई हस्तक्षेप या स्टेट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या होगा, वो जिस धर्म के लोग हैं उस धर्म को किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से प्रोपोगेट करेंगे, वो क्या है, वो उसका काम है। ये कितना नंबर आर्टिकल बोलता है, ये आर्टिकल 26 बताता है, ये आर्टिकल 26 बोलता है। ठीक है, नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पार्टिकुलर रिलीजन। कोई भी पर्सन को ये कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप क्या करो, आप किसी भी धर्म को प्रचार करने के लिए आप टैक्स लो। टैक्स की कोई प्रावधान नहीं है। मीन्स नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पार्टिकुलर रिलीजन। किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को अगर हमें प्रमोशन करना है तो हमें टैक्स का कोई डिमांड नहीं करना, ये आर्टिकल 27 कहता है। ठीक है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अगर स्टेट मैनेज कर रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, फंड अगर स्टेट के थ्रू आ रहा है, उस उस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में, उस पार्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी रिलीजियस रिलीजियस की चीजें को नहीं बढ़ावा दे सकते, या फिर हम कुछ किसी भी रिलीजियस चीजों को नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, ये आर्टिकल 28 कहता है कोई भी हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर वो फंड कहाँ से आ रहा है, अगर वो फंड स्टेट से आ रहा है। अगर मान लीजिए किसी का क्रिश्चियन मिशनरीज है, अगर क्रिश्चियन मिशनरीज है तो वो कौन फंड दे रहा है, वो कोई प्राइवेट लोग फंड दे रहे हैं। अब जब वो प्राइवेट फंड दे रहे हैं तो अपने मिशनरीज में वो क्या कर सकते हैं, अपने मिशनरीज में वो अपने धर्म को लेकर के वो क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं शिक्षा को, मतलब अपने धर्म को लेकर के वो क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर स्टेट फंड दे रही है तो वहां पर धर्म को लेकर के कुछ भी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, any section of the citizens shall have the right to conserve its distinct language, script और culture। मीन्स सिटीजन्स, मीन्स किसी भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स के कोई भी नागरिक है वो किसी सेक्शन से आ रहा है तो उसके पास अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, अपना जो लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उसका स्क्रिप्ट है और कल्चर है, उसको क्या कर सकता है, उसको कंजर्व करके रखे, उसको कंजर्व कर सकता है। उसमें स्टेट कुछ भी आपको नहीं बोलेगा। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग होता है। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, उसके बाद ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। सारे माइनॉरिटीज को क्या दिया गया है, एक अधिकार दिया गया है, हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर। सारे क्या है, माइनॉरिटीज को, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटीज है, मुस्लिम अभी हमारे देश में माइनॉरिटीज ही है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि सारे माइनॉरिटीज को यह अधिकार दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30 कहता है। उसके अपने चॉइस से, मान लीजिए क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें कोई भी स्टेट आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, ये आर्टिकल 30 कहता है। उसके बाद द स्टेट सेल इंडवेयर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। मीन्स स्टेट क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, सभी सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडेव्योर करेगा। कब, आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं जो कि हमें क्या दर्शाते हैं, जो कि दर्शाते हैं कि हमारा देश क्या है, हमारा देश सेक्युलर है। ठीक है, इतनी सारी प्रोविजन है, इतनी सारी चीजें हैं जो कि ये इसका कहने का मतलब है कि हमारा देश क्या है, हमारा देश सेक्युलर देश है। ठीक है, द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म कैन नॉट ए कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजियस, द चर्च एंड द स्टेट, द पॉलिटिक्स। मीन्स क्या है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म, अगर हम लोग वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को माने उसमें चर्च को और पॉलिटिक्स को अलग अलग नहीं किया गया है। उसको उसमें चर्च और पॉलिटिक्स को उसमें कंप्लीट सेपरेशन नहीं देखा गया है। लेकिन दिस नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इन एप्लीकेबल इन द इंडियन सिचुएशन वेयर द सोसाइटी इज मल्टी रिलीजियस। जहाँ पर सोसाइटी क्या है, मल्टी रिलीजियस है। मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोग क्या है, मल्टी रिलीजियस की तरह से रह रहे हैं। हेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इसलिए
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या एम्बोलिश करता है, एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को इस्टेब्लिश करता है, दैट इज गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। क्या दे करके कि सारे रिलीजन्स क्या है, इक्वली है, और सारे रिलीजन्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। Moreover, the constitution has also abolished the old system of communal representation। जबकि क्या बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है कि जो ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम को क्या किया है, एबॉलिश कर दिया है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का ओल्ड सिस्टम को क्या किया है, देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमने क्या करा था, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है। तो ओल्ड सिस्टम वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को क्या किया, एबॉलिश कर दिया। ठीक है। दैट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मींस किस बेसिस पे, रिलीजियस के बेसिस पे हमने क्या कर रखा था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में रिलीजियस के बेसिस पे क्या कर रखा था, हमने सीट अलाउ कर रखा था। लेकिन अब क्या है, अब उसको एबॉलिश कर दिया गया। However, it provides for the temporary reservations of the seats for the scheduled caste and scheduled tribes। अब क्या है, अब टेम्पोररी रिजर्वेशन है किसके लिए, सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, टू इंश्योर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू देम, ताकि क्या हो सके, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो सके उनका। ठीक है। ये बातें होगी आपकी सेक्युलरिज्म के बाद, सेक्युलर स्टेट के बाद। अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या है, ये क्या यूनिक फीचर्स है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शंस टू द लोक सभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों अडॉप्ट किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, ताकि क्या हो सके, इलेक्शन करवा सके हम स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और लोकसभा के लिए। Every citizen who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religious, sex, literacy, wealth and so on। मतलब इन सारी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी लोग 18 साल से एबव एज के हैं वो वोट कर सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना तो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है, ना रेस का डिस्क्रिमिनेशन है, ना रिलीजियस का, ना सेक्स का, ना लिटरेसी का, ना वेल्थ का। मीन्स सारे लोग क्या है, सारे लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है। The voting age was reduced to 18 years from 21 years in the 1989। पहले क्या था, पहले वोटिंग एज था 21 ईयर्स, लेकिन उसको रिड्यूस कर दिया गया 18 ईयर्स। कब से, ऑन द इन द ईयर्स 1989 बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। कब हुआ ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कब, 1988 में। उस टाइम पे क्या किया गया, 21 ईयर से घटा करके क्या कर दिया गया, वोटिंग राइट्स 18 ईयर्स तक कर दिया गया। The introduction of universal adult franchise by the constitution's makers was a bold experiment and highly remarkable in view of the vast size of the country। मीन्स इतने vast size of country में क्या कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, कि सबको क्या कर दिया गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया गया। मीन्स आप अगर एडल्ट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं। इट्स ह्यूज पॉपुलेशन, हाई पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी एंड ओवरवेलमिंग इलिटरेसी। आप वोट देने टाइम में, आप मान लीजिए आप वोट देने टाइम में जाओ तो वहां कोई नहीं पूछता कि आप कितना पढ़े लिखे हो, आपके पास कितना धन है, या फिर आपके पास आप एससी से आते हो, एसटी से आते हो, ये कोई नहीं पूछता। वहां पर सारे लोग जाकर के एक बराबर हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर ने ये सही काम किया है कि क्या किया है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबके लिए इक्वल कर दिया। ना तो वेल्थ के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना है, ना तो लिटरेसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना है, मीन्स किसी भी चीज के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये बेस्ट पार्ट है, ये यूनिक पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड, enhances the self respect and prestige of the common people। मींस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या करता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करता है कि डेमोक्रेसी बनाता है किसके बेस्ड पे, ब्रॉड बेस्ड, किसके बेस्ड पे, इनहांस द सेल्फ रिस्पेक्ट। मींस हर एक रिस्पेक्ट बढ़ा दिया, बढ़ा दिया ना, कैसे बढ़ाया, उसको ना तो किसी चीज पे जज किया गया, ना उसको किसी चीज पे डिस्क्रिमिनेट किया गया। ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए ये बढ़ा दिया गया, चीजें बढ़ा दी गई, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा दिया गया। उसके बाद प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल, मींस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज, उसके प्रेस्टीज को बढ़ा दिया गया, कॉमन कॉमन पीपल के प्रेस्टीज को बढ़ा दिया गया। इनेबल्स माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड ओपन्स अप न्यू होप्स एंड विस्टास फॉर वीकर सेक्शन। और जो जो क्या है, माइनॉरिटीज है, उसको अपना राइट्स को प्रोटेक्ट करने का सही तरीके से चीजें मिल गई। ठीक है। वो अपने अधिकार को प्रोटेक्ट करने लग गया है। ठीक है। ये किसके थ्रू हुआ है, ये हुआ आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। उसके बाद है आपका सिंगल सिटीजनशिप। ये क्या है,
सिंगल सिटीजनशिप है। थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड इनवेसियस ऑफ डुअल पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और क्या करता है, डुअल पॉलिटी करता है। क्या, सेंटर एंड स्टेट। कहाँ कहाँ है, सेंटर में और स्टेट में। इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली ए सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ दो दो क्या है, दो पॉलिटी है, सेंटर में और स्टेट में, लेकिन क्या है, लेकिन सिटीजनशिप सिर्फ एक है, सिटीजनशिप सिर्फ एक है, दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप। वो और वो सिटीजनशिप क्या है, इंडियन सिटीजनशिप है। ठीक है। In country like USA, on the other hand, each person is not only a US citizen but also a citizen of particular state to which he belongs. यूएसए में क्या है, सिर्फ वो यूएसए सिटीजन नहीं है, उसके साथ साथ क्या है, वो जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो वहां का भी सिटीजन है। और हमारे देश में क्या है, हमारे देश में सिर्फ हम इंडियन सिटीजन है, हम बिहारी सिटीजन नहीं है, हम हरियाणवी सिटीजन नहीं है, हम पंजाबी सिटीजन नहीं है, हम क्या है, हम सिर्फ इंडियन सिटीजन है। ठीक है। और यूएसए में ऐसा नहीं, यूएसए में क्या है, यूएसए सिटीजन के साथ साथ क्या है, वो उस स्टेट का भी सिटीजन है जहां से वो बिलोंग करता है। ठीक है। दस ही ऑस एलिजेंस टू बोथ एंड एंजॉय डुअल सेट्स ऑफ राइट्स। और इसलिए क्या करते हैं यूएस के वहां, यूएस में लोग क्या करते हैं, डुअल सेट्स ऑफ राइट्स को एंजॉय करते हैं। एक तो सेंटर का राइट्स जो मिल रहा है वो, और एक जो स्टेट का राइट्स मिल रहा है वो, ये दोनों क्या करते हैं, ये डुअल चीजों को क्या करते हैं, डुअल चीजों को एंजॉय कर रहे हैं यूएस में। वन कन्फर्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट एंड अनदर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एक नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू और एक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है। इन इंडिया ऑल सिटीजन्स irrespective of the state in which they are born or reside enjoy the same political and civil rights of citizenship. इंडिया में क्या है, कोई भी स्टेट में उनका बॉर्न हुआ, कोई भी स्टेट में अगर उनका जन्म हुआ है और वो क्या करना है उसको, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, एक ही चीजों को एंजॉय कर पाएंगे, सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे, सेम पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे वहां की सिटीजनशिप। ठीक है। चाहे वो देश के कोई भी कोने में हो, एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन देम। और इसके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनाया गया है, इसके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनाया गया। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर ए सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिफॉर्म राइट्स फॉर ऑल द पीपल, इंडिया हैज बीन विटनेसिंग कॉम्युनल राइट्स। इतना चीज होने के बावजूद भी, इतना चीज होने के बावजूद भी इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में कॉम्युनल राइट्स हो रहा है। मीन्स किसके बेस पे राइट्स हो रहा है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स के बेस पे राइट्स हो रहा है। मीन्स दंगा हो रहा है, कास्ट वार हो रहा है, लिंग्विस्टिक क्लाइसिस हो रहे हैं, इतनी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। ये सर इतनी चीजें होने के बाद भी इंडिया में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें डिस्प्यूट्स हो रही है, ये सारी चीजें क्लाइसिस हो रही है, लिंग्विस्टिक को लेकर के, एथनिक को लेकर के, कल्चर को लेकर के, ये सारी चीजों को लेकर के क्या हो रहा है, इंडिया में राइट्स हो रहे हैं, मीन्स दंगा हो रहा है। ठीक है। दिस मीन्स दैट द chiefest goal of the constitution's makers to build a united and integrated Indian nation has not been fully realized. मीन्स इसका मतलब यही बनता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोच रखा था वो अभी हमें रियलाइज नहीं हुआ है कि हाँ, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमें क्या सोच करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट बॉडीज के ऊपर। इंडिपेंडेंट बॉडीज क्या कहता है, इंडिपेंडेंट बॉडीज का मतलब है, इंडिपेंडेंट बॉडीज का मतलब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट, बट आल्सो एस्टेब्लिशेस सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ इसलिए प्रोवाइड नहीं किया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन को, सिर्फ इसको क्या क्या है, इसको प्रोवाइड नहीं किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे बॉडी है जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि इंडिपेंडेंट है, जैसे में दे आर इन्वेस्टिगेट्स by the constitutions as the bulk works of the democratic system of the government in India. These are, ये सब क्या क्या है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी। इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किस लिए इलेक्शन कमीशन, ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शन क्या हो, फ्री हो और फेयर हो। द स्टेट लेजिस्लेटर टू द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। मीन्स इलेक्शन कमीशन ने इन सारे जगहों पे जो इलेक्शन करवाना है, ये जो भी इलेक्शन करवाना है, चाहे पंचायत लेवल पे ही इलेक्शन करवाना है, तो क्या करना है, वहां पर ध्यान ये रखना है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी गवर्नमेंट से लिंक नहीं रखता। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इस इलेक्शन कमीशन का ये मतलब है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसका उनका इलेक्शन कमीशन का मतलब एक ही है, वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये भी जो ऑडिटर है इंडिया का, ऑडिटर जो इंडिया मीन्स जो भी चीजें खर्च होंगी वो कौन ऑडिट करेंगे, वो ऑडिटर ऑडिट करेंगे इंडिया के लिए। ठीक है। वो भी क्या है, वो भी इंडिपेंडेंट बॉडी, किसको कितने पैसे देने हैं, कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ से
पैसे लेने हैं, तो ये सारा काम किसका है? ऑडिटर का काम है। ठीक है, ही एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कमेंट्स ऑन द लीगलिटी एंड प्रोपेरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। मीन्स ये क्या है? ये पब्लिक पर्स का, देखिए गवर्नमेंट के पास के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? गवर्नमेंट के पास हमारे टैक्स के पैसे ही आ रहे हैं। हम जो टैक्स भर रहे हैं वही पैसे गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या, ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर क्या काम कर रहा है कि वो पब्लिक पर्स का काम कर रहा है, कि पब्लिक का पर्स जो है उसको कौन रख रहा है? वो ऑडिटर रख रहा है। कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या लीगलिटीज है, ठीक है, ये सारी चीज को कौन मैनेज करता है? ये सारी चीज को मैनेज करता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट बॉडीज है। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ये भी क्या है? कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एंड हायर सेंट्रल सर्विस एंड टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स। ये भी क्या है? यूपीएससी भी क्या है? यूपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडीज है। यूपीएससी क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडीज है। इसका काम क्या है? यूपीएससी का क्या काम है? टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एंड हायर सेंट्रल सर्विस। एग्जाम को कंडक्ट कराना और क्या करना? ऑल इंडिया सर्विस के लिए सिलेक्शन करना और सेंट्रल सर्विस के लिए भी वहां पर कैंडिडेट को देना। ये काम किसका? ये काम यूपीएससी का। ये भी क्या है? ये भी आपका इंडिपेंडेंट बॉडीज है। उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन एवरी स्टेट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेट सर्विस एंड टू एडवाइस द गवर्नर ऑन डिसिप्लिनरी मैटर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? जैसे हमारे हरियाणा में है एचपीएससी, बीपीएससी बिहार में है, त्रिपुरा में टीपीएससी। मीन्स कहने का मतलब है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी क्या करता है? एग्जाम कंडक्ट कराता है और रिक्रूटमेंट करता है स्टेट सर्विस के लिए। किसके लिए रिक्रूटमेंट करता है? स्टेट सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट करता है। तो ये भी क्या है? ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडीज है। ठीक है, उसके बाद आते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडीज थ्रू वेरियस प्रोविजंस लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। ये सारी चीजें इसी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डिपेंडेंस ऑन दिस बॉडी। और कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेरियस प्रोविजंस के ऊपर। जैसे में हो गया आपका सिक्योरिटी टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशन, एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज ऑन द, ये सारी चीजों का एक्सपेंसेस कहां पर आएगा? बीइंग चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड्स के ऊपर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजन। अब हमारा कितना टॉपिक रह गया? इमरजेंसी, थ्री टायर गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसके बाद ये। ठीक है, ये अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत, कीप स्टडिंग।